Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are enjoying the present DSS series which is going on. And in case you are, please do like the video and mention your views in the comment section below. If you want me to come up with a specific topic, then you can always feel free to message me in the socials, and the link is given in the description below. And till then, keep watching and do subscribe to the channel. ये बात हमने अभी बस इतनी बात समझी कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू रिकर्जन समझना चाहते हैं। तो हमने एक फिबोनाची नंबर्स का एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, फाइंड द nth फिबोनाची नंबर। मतलब कि हम प्रोग्राम को बोलेंगे कि गिव मी द फिफ्थ फिबोनाची नंबर, और हमारा जो आउटपुट है वो अपने आप रिटर्न हो जाना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं थ्रू रिकर्जन। और ये कैसे बनता है ये हमने अभी देखा। अगर सेकेंड फिबोनाची नंबर है तो हम पहले दो 0 प्लस फर्स्ट को ऐड करेंगे तो सेकेंड फिबोनाची नंबर, ऐसे करके हमारी ये सीरीज चल रही है। तो पॉइंट बीइंग कि ये रिकर्जन से कैसे सॉल्व होगा। अब किसी के पास कोई अप्रोच है जो खुद से मतलब कुछ दिमाग में आ रहा हो कि ये चीज हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो और एक्चुअली पता है क्या है, ये लास्ट काल भी जैसे तुम्हें एक फॉर लूप की अप्रोच समझ में आई थी कि हम इसी क्वेश्चन को फॉर लूप से स्टार्ट कर सकते हैं। रिकर्जन और इटरेशन, ये जो फॉर लूप जब हम बोलते हैं ना कि लूप्स रन करेंगे, लूप्स के जो कंसेप्ट है उसको हम इटरेशन भी कहते हैं। ITERATION, ठीक है। आइटरेशन या इटरेशन मतलब एक तरीके से ये कंसेप्ट, इटरेशन का कंसेप्ट और रिकर्जन का कंसेप्ट एक साथ चलते हैं। मतलब जो चीज तुम रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हो ना, उसी चीज को तुम इस तरीके से भी सोच सकते हो कि रिकर्जन ना करके हम इसे इटरेशन से सॉल्व कर रहे हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक बात हमें समझनी चाहिए। मान लो अभी हम एक बार रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि कल हमने क्या पढ़ा था कि हमने एक प्रिंट फंक्शन बनाया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मैंने इसके आगे का कुछ नहीं लिखा है, मतलब मान लो मैंने थोड़ा बहुत लिख देती हूँ, चलो ठीक है। एक मैंने फंक्शन बनाया और मैंने यहाँ पे उसे फिर से कॉल कर लिया। अब और मैंने इसको कितनी बार कॉल किया था ये मेरे पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाती है रिकर्जन में कि सेम स्टेप्स हम बार बार कर रहे होते हैं। या रुको, हम इसको जैसे जैसे करेंगे ना वैसे जल्दी समझ में आएगा। हम पहले ये प्रॉब्लम ही समझते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हम चाहते हैं कि फिफ्थ फिबोनाची नंबर प्रिंट हो, ठीक है। तो हम फंक्शन का नाम से मैंने रख दिया FIBO, फिबो। बहुत लंबा नहीं रखना था मुझे, इसलिए फिफ्थ फिबोनाची नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये बताओ फिफ्थ फिबोनाची नंबर किस किस का सम होगा? थर्ड और फोर्थ का। तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये किस किस का सम होगा? फिबो ऑफ 4, क्योंकि हमें अगर एक प्रोग्राम बनाना है बेसिकली फोर्थ फिबोनाची नंबर और थर्ड फिबोनाची नंबर का सम होगा ये। इस बात में किसी को अभी डाउट नहीं होना चाहिए, और है तो अभी पूछ लो। मैंने एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल मैं फिबो रख रही हूँ, और ये ना मुझे फाइनल आंसर देगा कि फिफ्थ फिबोनाची नंबर मेरा कौन सा है। तो अभी मुझे नहीं पता कि मेरे को क्या लिखना है इस फंक्शन की बॉडी के अंदर, मुझे बस ये पता है कि मुझे क्या कॉल करना है, फिबो ऑफ 5, और इसका आंसर क्या होगा? फिबो ऑफ 4 प्लस फिबो ऑफ 3। उसके बाद फिबो ऑफ 4 क्या होगा बताओ? बिल्कुल सही बात है। यही चीज यहाँ पे 3 में फिर से तुम्हें पता है ये चीज रिपीट हो रही होगी 2 और 1 के लिए, और यहाँ 2 में फिर रिपीट हो रही होगी 1 और 0 फिबोनाची नंबर के लिए, फिर 2 में रिपीट हो रही होगी 1 और 0 के लिए। बेसिकली इसके भी 2 और पार्ट होंगे, फिर इसके भी 2 और पार्ट होंगे, इसका बस एक और पार्ट होगा फिबो ऑफ 0, क्योंकि हमें एक बेस कंडीशन सेट करनी पड़ेगी कि जब वो 0 हो जाए तब तुम उसके बाद हमें नहीं कैलकुलेट करना। 0th फिबोनाची नंबर तक ही यहाँ से सीरीज शुरू होती है कि 0th फिबोनाची नंबर फिर फर्स्ट एंड सो ऑन। हमें nth फिबोनाची नंबर निकालना है। तो इसको हम यहाँ पे एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ ताकि पूरा रिकर्जन ट्री यहाँ पे हमें समझ में आए। ये हम क्या बना रहे हैं अभी? रिकर्जन ट्री बना रहे हैं, जिसके इसी के थ्रू तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन अगर हमें मिले और हम उसको रिकर्जन की अप्रोच से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसे सबसे आसान बनाने का तरीका है कि उसको छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लो।
फिबो ऑफ 5 जब हमें किसी ने बोला निकालने को, तो हम ये डिसाइड कर लिया हमने कि हम फिबो ऑफ 4 और 3 निकाल लेते हैं क्योंकि उसका सम होगा। फिर जब हमें किसी ने बोला फिबो ऑफ 4 निकालो, तो हमें पता है कि वो फिबो ऑफ 3 + 2 होगा। ठीक है, बेसिकली हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जा रहे हैं। अब किसी को ये समझ में आ रहा है कि रिकर्जन में टाइम ज्यादा होगा कि कम होगा? तो सबसे पहले एक आंसर ये आया कि हम इसको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक टर्म क्या यूज किया कि ज्यादा स्टैक हो रहा होगा। हाँ, स्टैक यूज अब यही चीज समझने वाली ये है कि स्टैक में इस टाइम पे हो क्या रहा है। हमने कल ये बात समझी थी कि जितनी भी फंक्शन कॉल्स है वो स्टैक में अलाइन होती जाती हैं। सबसे नीचे क्या लिखना है मुझे? गुड। हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम हमेशा मेन होता है, तो सबसे पहली फंक्शन कॉल जो होती है स्टैक में वो हमेशा मेन होती है। और जो लोग अगर मान लो कल नहीं आए थे, तो हमने ये बात कल पढ़ी थी, ये हमारी स्टैक मेमोरी है। जब भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सारी फंक्शन कॉल्स स्टैक में अलाइन होती हैं। और 2 पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंट समझे थे। हाँ, हमने ये बात समझी थी कि एक फंक्शन कॉल जब तक स्टैक में रहती है, जब तक वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए। अगर हम उसे, जैसे इस केस में भी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, फिबो ऑफ 5 जब तक स्टैक से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। और यहाँ पे समझने की बात ये है कि सबसे पहले हमने कॉल किया, हमने अपनी फंक्शन कॉल क्या की थी, फिबो ऑफ 5 के लिए की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टैक के अंदर हमारा फिबो ऑफ 5 जाएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले कॉल ही उसको किया है ना। सबसे पहले फिबो ऑफ 5 गया हमारा। अब चला तो गया, बट इसने क्या क्या किया, कॉल किया 2 और फंक्शंस को। सबसे पहले इसने कॉल किया है फिबो ऑफ 4 को। अब ये बताओ, क्या फिबो ऑफ 4 लिखने के बाद, फिबो ऑफ 4 तो यहाँ आएगा ही आएगा, क्योंकि फिबो ऑफ 5 ने सबसे पहले फिबो ऑफ 4 को कॉल किया है। इसके बाद कौन सा आएगा, मतलब ये वाला फिबो ऑफ 3 आएगा कि ये वाला फिबो ऑफ 3 आएगा? समझने वाली बात ये है कि लेफ्ट वाला क्यों आएगा। जब जब हमने फिबो ऑफ 4 लिखा, तो अगर हम एक जनरल इक्वेशन बना लें कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम अगर फिबो ऑफ n ढूंढ रहे हैं, तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी? ये किसके बराबर होगा? भाई तुम भी कंप्लीट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, किसके बराबर होगा? ये जो रिलेशन मैंने एक ये जनरल रिलेशन लिखा है इसी चीज का। अगर मैंने फिबो ऑफ 5 लिखा यहाँ पे, तो इसकी जगह पे क्या हो रहा था, फिबो ऑफ 4 प्लस फिबो ऑफ 3 हो रहा था, यानी n-1 प्लस n-2 हो रहा है ना बेसिकली। तो मैंने एक जनरल रिलेशन लिख लिया कि जनरली मतलब एक जनरल तरीके से लिख लें, तो क्या हो रहा था, फिबो ऑफ n इज इक्वल्स टू फिबो ऑफ n-1 प्लस फिबो ऑफ n-2। अब जब भी हम रिकर्जन कॉल कर रहे हैं, जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है फिबो ऑफ n, यहाँ इस केस में हमारा फिबो ऑफ 5 जो सबसे पहले स्टैक में गया, जिसको हमने सबसे पहले कॉल किया था, उसके बाद सबसे फिबो ऑफ 5 के बाद क्या कॉल हुआ, फिबो ऑफ n-1 यानी फिबो ऑफ 4 कॉल हुआ। अब जब तक फिबो ऑफ 4 का ये वाला एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम इस पार्ट ऑफ ट्री पे नहीं आ सकते। ये बात अभी समझ में आई? क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हमने कल ये चीज पढ़ी थी कि अनटिल एंड अनलेस ये वाला पार्ट अपना आंसर रिटर्न कर देगा, ये स्टैक से बाहर नहीं जाएगा। और ये आंसर कब रिटर्न करेगा? जब फिबो ऑफ 3 भी अपना आंसर रिटर्न कर दे, फिर फिबो ऑफ 3 बोलेगा कि भाई फिबो ऑफ 2 तुम भी अपना आंसर रिटर्न करो। एक बार जब फिबो ऑफ 2 रिटर्न करेगा ना, ये वापस यहाँ पे आएगा और ये क्या बोलेगा कि अब हम राइट साइड ऑफ ट्री में जाएंगे कि अब फिबो ऑफ 1 तुम अपना आंसर रिटर्न करो, तभी फिबो ऑफ 3 का एग्जीक्यूशन खत्म होगा और मैं फिबो ऑफ 4 को बोल पाऊंगा कि अब तुम अपना काम स्टार्ट करो। ये चीज समझ रहे हो? ये पूरी जो ट्री है ये इसी तरीके से चलती है कि जब तक फिबो ऑफ 4 आगे जब तक नहीं बढ़ेगा, ये वाली स्टेटमेंट इसके आगे ये जो स्टेटमेंट लिखी है, ये जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब तक फिबो ऑफ 4 के पास अपना आंसर नहीं आ जाता। और वो कैसे आएगा? जब तक फिबो ऑफ 3 आंसर नहीं देगा, तब तक
ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्लस फिब ऑफ 2, तो फिब ऑफ 3 इसको बोलेगा कि भाई फिब ऑफ 2 पहले तुम आंसर दो। इसके नीचे भी है, ये खत्म नहीं हुआ था यहाँ पे, फिब ऑफ 2 भी एक्चुअली फिब ऑफ 1 और फिब ऑफ 0 को कॉल कर रहा होगा। तो जब तक ये सब अपने आंसर नहीं दे देते तब तक ये सब इनकम्प्लीट हैं। फिब ऑफ 4, ये वाले फिब ऑफ 4 के बाद एक्चुअली थोड़ा सा इसे वो कर देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो तुम। ये वाला जो फिब ऑफ 4 अभी स्टैक में आया है, इसके बाद ये वाला फिब ऑफ 3 आएगा स्टैक में, क्योंकि इस फिब ऑफ 4 का आंसर तभी मिलेगा जब ये अपना आंसर देगा। तो अभी ये फिब ऑफ 3 स्टैक में आ गया, क्योंकि ये जब तक काम नहीं करना शुरू करेगा तब तक ये आंसर नहीं मिलेगा, और ये फिब ऑफ 3 जब तक काम करना नहीं शुरू करेगा जब तक फिब ऑफ 2 आंसर नहीं देगा। तो ये सब स्टैक में ऐसे अलाइन होते जाएंगे। रिकर्जन स्लो क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये कि स्टैक हमारा फिल हो जाएगा, क्योंकि अब से आंसर मिल ही नहीं रहा है। आंसर जब मिलेगा जब वो फाइनली फिर से फिब ऑफ 1 को कॉल करेगा, फिर फिब ऑफ 1 फिब ऑफ 0 को कॉल करेगा। जब फिब ऑफ 0 आंसर देगा कि मैं 0 हूँ यहाँ पे जो है, जब वो आंसर मिलेगा ना, तो अभी तो भाई तुम्हारा ये आंसर यहाँ तक मिला है, बस ये फिब ऑफ 0 को कॉल कर रहा है। एक्चुअली अब ये जो हमारा फिब ऑफ 0 आंसर देगा ना, ये सिर्फ इतना पार्ट ऑफ ट्री सॉल्व हुआ है। ये सब जो कहानी हमने यहाँ लिख दी है, इसकी तो कोई बात ही नहीं की हमने अभी तक। ये मतलब अनसेड है, ये सब चीजें अभी तक सॉल्व ही नहीं हुई। अभी तक हमने सिर्फ इतनी सी सॉल्व की, फिब ऑफ 0। फिर फिब ऑफ 0 इसको बोलेगा कि भाई तुम अब आंसर करो, तो ये स्टैक से बाहर निकल जाएगा और फिब ऑफ 1 रह गया। अब फिब ऑफ 1 अपने आप को सॉल्व करेगा। फिर सॉल्व कैसे कर रहा है? जो हमने बॉडी, इस फंक्शन की बॉडी में जो हमने कंटेंट लिखा होगा, वही जो राशि ने बताया था कि हम 0th नंबर और फर्स्ट नंबर को ऐड कर देंगे। तो बॉडी में हमें सिंपल सी चीज लिखनी है, लेकिन फंक्शन कॉल जितने सारे हैं कि वो स्टैक में अपने आप को अलाइन करते जा रहे हैं। उसके बाद फिब ऑफ 1 आंसर देगा, फिर फिब ऑफ 1 बाहर निकलेगा, तो फिब ऑफ 2 यहाँ पे आ गया। अब फिब ऑफ 2 को पता है कि ये अपना आंसर फिब ऑफ 3 को तभी दे पाएगा जब ये फिब ऑफ 2 और प्लस फिब ऑफ 1 का आंसर दे। तो ये 1 में जब ये आया तो अब क्या होगा? फिर से ये फिब ऑफ 0 को कॉल करेगा, फिर से उससे आंसर मांगेगा, वो फिर से स्टैक में आएगा एक तरीके से, क्योंकि उसको फिर से आंसर चाहिए। तो दूसरा रीजन रिकर्जन के स्लो होने का, सेम चीज हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं। फिब ऑफ 0 मैंने यहाँ भी कैलकुलेट किया था, फिब ऑफ 0 हम यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे, 2 हमने यहाँ भी कैलकुलेट किया था, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। बेसिकली बहुत ज्यादा रिपीटेशन भी होगा, क्योंकि जो आंसर हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं ना, वो आंसर हम फिर से कैलकुलेट हर बार ही कर रहे होंगे, हर बार डिफरेंट आंसर निकालने के लिए। और यही रीजन है कि रिकर्जन स्लो है। 2 रीजन हमें समझ में आ गए, एक तो स्टैक अलाइन होता जा रहा है और आंसर मिल नहीं रहा है। आंसर बहुत एंड में जाके मिलेगा, और वो भी सिर्फ इस लास्ट वाले पार्ट का। और उसके बाद जब हम ऊपर आते जा रहे होंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, रिपीटिशन हो रहा है सेम स्टेप्स का। जो आंसर मैंने यहाँ ऑलरेडी निकाल लिया था, मैंने वो आंसर फिर से निकाला। जो आंसर मैंने यहाँ ऑलरेडी निकाल लिया था, वो मैं यहाँ पे फिर से निकाल रही हूँ। तो बार बार रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए रिकर्जन स्लो होता ही जा रहा है। रिकर्जन के फास्ट होने का कोई चांस बन ही नहीं रहा है यहाँ पे। रिकर्जन अगर स्लो है तो बढ़ते क्यों है? हम ये भी बोल सकते थे कि तुमने फिर ये क्यों नहीं पूछा कि लीनियर सर्च भी तो स्लो है, फिर हमने लीनियर सर्च पढ़ा ही क्यों, बाइनरी सर्च क्यों नहीं पढ़ दिया सीधा? ऑप्टिमाइज करने के लिए पढ़ा था ना उसे, बाइनरी सर्च को, कि लीनियर सर्च क्योंकि स्लो था। हमें दिखा था, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देखी थी दोनों की, कि एक जगह हमें 1000 कंपैरिजन करने पड़ रहे थे, एक जगह 6 कंपैरिजन में ही काम बन रहा था। इसीलिए हमने ऑप्टिमाइज कर दिया था वहां पे उस चीज को। यहाँ पे भी रिकर्जन कैसे ऑप्टिमाइज होता है? डायनामिक प्रोग्रामिंग से ऑप्टिमाइज होता है, वो हम कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे। आज हमने जो रिकर्जन कंसेप्ट पढ़ा है, ये बहुत, और ऐसा नहीं है कि ये यूज नहीं होता, ये रिलेशन हर स्टेप में अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं रेकरेंस रिलेशन। जो बार बार रीअकर होता है उसको कहते हैं रेकरेंस रिलेशन। और जब भी तुम कोई रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें देख के समझ में आ रहा है, ये कैसे समझ में आएगा? अब ये भी हम ही पढ़ेंगे कि तुम्हें प्रॉब्लम देख के समझ में कैसे आएगा कि ये रिकर्जन की प्रॉब्लम है कि नहीं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं जो अभी पूछा क्वेश्चन युवराज ने, कि वाई रिकर्जन। सबसे पहला पॉइंट तो ये, it helps us to break down bigger problems into
स्मॉलर प्रॉब्लम्स। ये जो है हमारा प्रोग्राम जब मेमोरी एलोकेट कर रहा होगा वेरिएबल्स को तो कम है, लेकिन स्टैक मेमोरी उतनी ही ज्यादा है। क्योंकि स्टैक में मेमोरी उतनी ज्यादा ले रहा है, फिर कम हो रही है, फिर उतनी ज्यादा ले रहा है, तो स्टैक की मेमोरी उतनी ऑक्यूपाई हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कम मेमोरी ले रहा है। लेकिन पॉइंट ये था कि हाउ इज इट ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपलर प्रॉब्लम, कि अगर मैंने यहाँ पे ये भी कहा होता ना कि मुझे 1000 इसकी जगह मुझे 1000 फिबोनाची नंबर दो, तो वो उसको उतनी ही बार स्मॉलर प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर रहे हैं। हम पहले हम फिब ऑफ 999 पे जा रहे होते, फिर 998, 997, अल्टीमेटली हम इसी पे आ रहे होते, फिब ऑफ 4 3 2 1 0। हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हर बार एक छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते जा रहे हैं, उसको कम कर करके शॉर्ट, मतलब एक छोटा नंबर बनाते बनाते एक सबसे इजी प्रॉब्लम विच इज फिब ऑफ 0, जिसका आंसर हम ऑलरेडी कंप्यूटर को बता देंगे कि फिब ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। तो जब भी कोई कॉल करे ये फंक्शन फिबो और ब्रैकेट में वो 0 कि इस आर्ग्यूमेंट से, तो तुम आंसर रिटर्न कर दो सिंपली 0। तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर को कुछ करना नहीं है, उसे पता है कि फिबो ऑफ 0 कॉल किया है तो 0। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी उसको हम ब्रेक कर करके एक छोटी प्रॉब्लम बनाई। उसके बाद हम वापस वहां जा रहे हैं कि अब इसको तुम बिल्डअप करते जाओ, 1 में फिर 0 + 1 ऐड कर दो, 2 में 1 + 2 ऐड कर दो, ऐसे करके हम फिर बिल्डअप कर रहे हैं एक तरीके से। तो वाई रिकर्जन का पहला रीजन था इट हेल्प्स अस टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। दूसरा था कि हाँ, वी कैन सॉल्व ऑल रिकर्जन प्रॉब्लम्स यूजिंग आइटरेशन। कोई भी प्रॉब्लम अगर तुम रिकर्जन के थ्रू कर रहे हो तो तुम उसको इजीली एक आइटरेटिव फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आइटरेशन का मतलब है यूजिंग लूप्स, फॉर लूप है तुम्हारा या इफ एल्स है, तो सिंपली तुम रिकर्जन प्रॉब्लम को एक आइटरेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। उससे तुम्हारी दो अप्रोच क्लियर हो गई कि हाँ इस ये भी एक अप्रोच है, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, रिकर्जन के थ्रू एंड आइटरेशन के थ्रू। और तीसरी चीज है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि हम इतनी सारी फंक्शन कॉल्स कर रहे हैं। पहले हमने फिब ऑफ 5 कॉल किया, फिर फिब ऑफ 4, फिर 3, फिर 2। तो बेसिकली हर बार हम एक एक्स्ट्रा स्पेस बना रहे होते हैं अपनी स्टैक के अंदर। जब हमने मेन में फिर फिब ऑफ 5 कॉल किया, एक स्पेस बनी। ड्यू टू रिपीटेटिव फंक्शन कॉल्स जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इस प्रोग्राम की वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हम हर बारी मेमोरी में एक नई स्पेस बना रहे हैं। अब फिब ऑफ 4 कॉल हुआ, फिर फिब ऑफ 3 कॉल हुआ, फिब ऑफ 2 कॉल हुआ, इसीलिए बिकॉज ऑफ रेपिटेटिव फंक्शन कॉल्स। अब समझ जाना, यहाँ पे रेपिटेटिव बहुत बड़ा शब्द है, अपने आप समझ जाना। रेपिटेटिव फंक्शन कॉल्स, ठीक है। इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन की कांस्टेंट नहीं है। ये 3 पॉइंट है कि हम रिकर्जन को क्यों यूज कर रहे हैं, और सिर्फ क्यों यूज कर रहे हैं भी नहीं, ये भी कि मेन रीजन तो बस यही है कि इट हेल्प्स अस टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। बाकी दो चीजें हमें समझनी है कि हम रिकर्जन प्रॉब्लम को एक इटरेशन प्रॉब्लम की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन प्रॉब्लम की कांस्टेंट नहीं होती बिकॉज ऑफ रेपिटेटिव फंक्शन कॉल्स। हम हर बार एक नई मेमोरी स्टैक में लेनी होती है हमें, ठीक है। अब हम एक थर्ड चीज पे आते हैं कि हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम। हाँ, मतलब तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ में कैसे आएगा कि रिकर्जन प्रॉब्लम है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि समझ में कैसे आएगा, कि तुमने क्वेश्चन देखा, और क्वेश्चन देख के अगर तुम्हें ये चीज पता चल रही है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको मैं छोटे में डिवाइड कर सकता हूँ। सिर्फ फिबोनाची नंबर के लिए नहीं, अगर तो हम कल वाले प्रोग्राम की बात करें जो हमने कल पढ़ा था कि प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 है, फॉर एग्जांपल 1000 नंबर प्रिंट करना, बार बार तो हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख नहीं सकते। और हजार ना ही हम इतने सारे फंक्शन कॉल्स कर सकते हैं, 1000 फंक्शन कॉल्स, फिर से स्टैक में इतनी सारी मेमोरी। उस टाइम पे तुम्हें ये बात स्ट्राइक होनी चाहिए कि क्योंकि हमें मेमोरी बचानी है, हमें टाइम बचाना है। टाइम की बात हम यहाँ पे नहीं करते, अब पहले हम मेमोरी की बात करते हैं, क्योंकि ये बात मैंने तुम्हें बता दी कि टाइम इसमें ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू हमारा जो लूप्स वाली चीज है, या फिर जो हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में बाद में पढ़ेंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी ज्यादा टाइम लगता है।
नॉन कांस्टेंट का मतलब है कि कांस्टेंट नहीं है, मतलब अगर कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती, या तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 0 होने का मतलब है कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रही है प्रोग्राम में, किसी भी चीज में कोई मतलब एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब है कि एक तरीके से एक्स्ट्रा मेमोरी असाइन नहीं करनी पड़ रही हमें उस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन जो ये चीज है नॉन कांस्टेंट का मतलब है कि इसका मतलब हम प्रोग्राम में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, इसलिए नॉट कांस्टेंट। हाँ, तो हमें बोल रही थी कि हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम में सबसे पहले तो किसी प्रोग्राम को देख के अगर हमें समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इसे मैं किसी तरीके से छोटे में डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो हमें समझ जाना है कि ये शायद एक रिकर्जन प्रॉब्लम है। शायद मैं इसको एक रेकरेंस रिलेशन बना के भी डिफाइन कर सकता हूँ कि ये 1000th नंबर मुझसे मांगा था, तो शायद मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मुझे 999 और 998 नंबर दे दो ना, उससे मुझे पता चल जाएगा। एक रेकरेंस रिलेशन वाली चीज जो हमें स्ट्राइक हो सकती है कि एक रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे एक इक्वेशन बन रही है, उस इक्वेशन के थ्रू आई कैन फाइंड आउट कि ये एक रिकर्जन प्रॉब्लम है, तो फिर हमें पता है कि हमें ये रिकर्जन से सॉल्व करनी है इस प्रॉब्लम को। और दूसरा, अगर वो ब्रेक डाउन हो रही है छोटी प्रॉब्लम्स में, तो मैं दिख रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक बहुत सिंपल कंक्लूजन पे आ सकते हैं, जैसे फिब ऑफ 0 पे है। अब समझने वाली बात यह है कि हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम। इसके लिए यहाँ पे स्टेप्स लिखती हूँ। हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम। रिकर्जन प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली हम रिकर्जन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसको सबसे पहली चीज क्या होगी यहाँ पे हमारी, अभी हमने रिकर्जन में दो चीजें देखी थी, क्या थी वो, क्या क्या मैंने बना के दिखाया था तुम्हें? हाँ। जो मेजर चीजें दो हमारी यहाँ पे थी, वो पहली थी हमारी ट्री, रिकर्जन ट्री, और दूसरा जो रिलेशन था हमारा। सबसे पहले जो मैंने ऑलरेडी चीज बता दी कैसे अप्रोच करना है, आइडेंटिफाई इफ यू कैन ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू सिमिलर प्रॉब्लम्स। और जैसे अगर तुम्हें ये बात सबसे पहले स्ट्राइक हो गई कि एक सिंपलर प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड हो सकती है, वैसे ही तुम्हें इसका रेफरेंस रिलेशन भी समझ में आ जाना चाहिए कि कोई ना कोई तो चीज रेपिटेटिव है। इसका मतलब अगर मैं इसको सिंपलर प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकता हूँ, तो कोई एक चीज इसका मतलब रिपीट हो रही है, तो एक रिलेशन मेरा बन सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा, फिब ऑफ एन कैन बी डिवाइडेड इनटू फिब ऑफ n - 1 प्लस फिब ऑफ n - 2। तो एक रेकरेंस रिलेशन वाली चीज दूसरी हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि राइट द रेकरेंस रिलेशन। तीसरी चीज क्या, मेक द रिकर्जन ट्री। क्योंकि अगर तुमने रिलेशन लिख लिया तो इसका मतलब तुम्हें ये बात भी समझ में आ जाएगी कि ट्री उसका कैसे चल रहा होगा। एक मतलब तुम्हें रफ अपने दिमाग में सही तुम्हें दिख जाएगा कि ये ट्री जो है इस तरीके से चल रहा है कि हमें फिफ्थ फिबोनाची नंबर पूछा है, तो मतलब पहले मुझे फोर्थ निकालना पड़ेगा, फोर्थ के लिए मुझे पहले थर्ड और सेकंड निकालने पड़ेंगे, थर्ड के लिए मुझे सेकंड निकालना पड़ेगा। सिर्फ राइट वाली ट्री एक बार में काम करेगी, ये बात समझ लेना। कोई भी फंक्शन कॉल जब तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक तुम उसके राइट साइड पे नहीं जाओगे। सिर्फ सॉरी, लेफ्ट वाली जो ट्री है पहली बार में सिर्फ वो काम कर रही होगी। फिब ऑफ 5 को बुलाने का मतलब, यहाँ पे आई होप सबको समझ में आ गया, फिब ऑफ 5 बुलाने का मतलब था मैंने फिब ऑफ 4 बुलाया, 4 बुलाने का मतलब था मैंने 3 को बुलाया है, 3 बुलाने का मतलब नीचे वाले 2 को, फिर नीचे वाले 2 से नीचे वाले 1 को। तो ये जो राइट साइड ऑफ ट्री है, इसका हमें अभी तक कोई लेना देना नहीं है जब तक ये वाली फंक्शन कॉल्स अपने आप को कंप्लीट नहीं कर देती। तो हाँ, पॉइंट बी कि मेक द रिकर्जन ट्री, वो भी तुम्हें तुम्हारे को विजुअलाइज हो जाएगा कि इसकी रिकर्जन ट्री कुछ इस तरीके से बन रही होगी, तो मेरी प्रॉब्लम कुछ रिकर्जन में इस तरीके से सॉल्व होगी। और प्रैक्टिस के साथ अगर तुम्हें रेफरेंस रिलेशन समझ में आ गया ना कि ये रिलेशन है, तो उसके बाद तुम्हें एक्चुअली कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हें कोड में लिखना क्या है। क्योंकि बेसिकली कोड में जो चीज तुम्हें लिखनी है वो तुम्हारा रिलेशन ही है कि फिब ऑफ n - 1 प्लस फिब ऑफ n - 2 करो,
और यहाँ पे आके ब्रेक कर दो कंडीशन को, मुझे यहीं तक नंबर चाहिए, वो थी हमारी बेस कंडीशन कि इस कंडीशन तक करो, तो उसके बाद फाइनली मेरे को आंसर आउटपुट दे दो। तो ये चीज अगर तुम्हें रेकरेंस रिलेशन समझ में आ गया तो उसके बाद तुम्हें बाकी चीजें एक्चुअली करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जो अभी हम इनिशियली कर रहे हैं, इनिशियली अगर तुमने ट्री नहीं बनाई तो तुमसे पहला क्वेश्चन भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें ये बात स्टार्टिंग से समझनी पड़ेगी कि प्रोसेस चल कैसे रहा है। अगर अभी से वो शॉर्टकट मानने लग गया ना तो फिर दिक्कत होगी। अब ट्री के बारे में 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं सिंपल से। पहली तो ये कि सीधी फ्लो ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन जो है हमारा कैसे काम कर रहा है, जो मैंने अभी अभी समझाया। फ्लो फंक्शन एंड स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है? स्टैक में कौन सा फंक्शन पहले जा रहा है, कौन सा फंक्शन बाद में जा रहा है, और कितनी, ये भी तुम्हें दिखने लगेगा कि फिबो ऑफ 2 मैंने यहाँ पे सबसे पहली बार लेफ्ट साइड ऑफ ट्री के लिए कॉल किया था, फिर जब मैं ऊपर गया तो मुझे वो फिर से कॉल करना पड़ा। तो लेकिन वो जितनी बार कॉल करोगे ना उतनी बार तुम्हारे रिकर्जन ट्री में आएगा, सॉरी स्टैक में आएगा। स्टैक में जितनी फंक्शन कॉल्स होंगी हर बार वो स्टैक के अंदर अलाइन होती जाएंगी जब तक कि फाइनल उस कॉल का फाइनल आंसर नहीं मिल जाता और वो स्टैक से बाहर नहीं निकलती। तो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन, स्टैक कैसे चल रहा है, और फंक्शन का फ्लो, ये 2 चीजें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी, हाँ जो ये भी बात मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, फॉलो लेफ्ट ट्री कॉल्स सबसे पहले, क्योंकि पहले फंक्शन वो वाले चल रहे हैं, एंड देन राइट ट्री कॉल्स। ये बात भी आई एम श्योर अब तक मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट ट्री और राइट ट्री क्या है। अब थर्ड चीज है प्रोग्राम के फ्लो को समझने के लिए, यूज डीबगर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। डिबगर कैसे यूज करना है वो मैं अभी करके दिखा देती हूँ कि हम प्रोग्राम को डिबग कैसे करेंगे, और इसी प्रोग्राम का कोड भी। ठीक है, फिबोनाची नंबर्स वाले का, क्योंकि हम इसको इतनी डिटेल में समझ चुके हैं तो अब बस ये चीज रह गई कि हम इसका कोड समझ लें कि इसका कोड हम कैसे लिख रहे होंगे। और कोड इतना छोटा है ना कि तुम्हें एक्चुअली अब तक तो तुम्हें खुद भी समझ में आ गया होगा कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने कल का लेक्चर भी अटेंड किया था, कि हमने सिंपली एक रिलेशन लिखना है और एक बेस कंडीशन लिखनी है, प्रोग्राम को बोलना है कि ये वाला नंबर मेरे को प्रिंट करके दे दो, बस इतना सही काम है। सिंपल सा प्रोग्राम बनाया फिबोनाची नंबर्स का, और क्या हो रहा है कि सबसे पहले मेरा क्या है, मेन फंक्शन, हमें पता है मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। सबसे पहले मैंने कॉल किया है फिबो ऑफ 6, मैं चाहती हूँ कि हम 6 मेरा फिबोनाची नंबर जो है वो मुझे प्रिंट होके मिल जाए। यहाँ पे जैसे मैंने कॉल किया क्या होगा, हमारा प्रोग्राम सीधा यहाँ पे आएगा इस कॉल पे, और देखेगा कि मुझे n की जगह 6 दिया गया इनपुट में। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, चेक होगा, यहाँ पे होगा कंडीशन चेक होगी, इफ इज 6 लेस देन 2, यस और नो? नो। यस और नो? नो। नो। तो रिटर्न क्या होगा, फिबो ऑफ n-1, यानी हमने यहाँ पे रिकर्जन का काम हुआ। व्हाट इज रिकर्जन की कल क्या डेफिनेशन बताई थी? हाँ, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ देन इट इज नोन एज रिकर्जन। हमने इस फिबो फंक्शन के अंदर फिर से फिबो को कॉल करा है कि रिटर्न कर दो फिबो ऑफ 5 प्लस फिबो ऑफ 4, 6 - 2 4। लेकिन पहले क्या चीज एग्जीक्यूट होगी इसके अंदर, जब ये कॉल यहाँ जा रही होगी फिबो पे, तो पहले फिबो ऑफ 5 एग्जीक्यूट होगा कि पहले फिबो ऑफ 4 एग्जीक्यूट होगा? और फिबो ऑफ 5 के अंदर जब ये जाएगा फिर से चेक करेगा इज 5 लेस देन 2, फिर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फिर यहाँ पे आएंगे फिबो ऑफ 4 प्लस फिबो ऑफ 3 पे। अब समझने वाली बात ये है कि पिछला जो फिबो ऑफ 4 था ना वो वहीं का वहीं छोड़ के आ गए हम अभी, क्योंकि हम अभी लेफ्ट साइड ऑफ ट्री पे काम कर रहे हैं। जो मैंने पॉइंट पीछे लिखा था, पहले पूरी लेफ्ट साइड ऑफ ट्री एग्जीक्यूट होगी, फिर पूरी राइट साइड ऑफ ट्री एग्जीक्यूट होगी। इसको डीबग करके देखते हैं, जो मैंने अभी वहां पॉइंट लिखा था, यूज डीबगर टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। अभी मैं डीबग कर रही हूँ प्रोग्राम को, और स्टेप बाय स्टेप देखना, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगी
पता चलेगा कि क्या हो रहा है प्रोग्राम के अंदर। अभी हम इस लाइन पे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैंने सीधा यहीं पे पॉइंटर लगा दिया अपना, स्टैटिक इंट फिबो से स्टार्ट हुआ और इसने एन अभी 6 लिया हुआ है क्योंकि हमने ऊपर से सबसे पहले 6 पास किया है। 6 पास करते ही नीचे आया, रिटर्न इसने देखा ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। और अब देखना ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जब ये वापस रिकर्जन कॉल पे जाएगा तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, दोनों फिबो इसने देख लिए, फिबो ऑफ दिस प्लस फिबो ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर आया तो आया एन 5 लेके, और अब ये चेक करेगा इस 5 लेस देन 2, हमें पता है कि 5 लेस देन 2 नहीं है, तो ये वापस नीचे जाएगा। अब इसने फिर दोनों फिबो देखे, ये 2 बार फिबो को कॉल किया है इसने फिर से, अब ये फिर फिबो ऑफ 4 लेके ऊपर जाएगा, और अभी ये जो बन रहा है ना ये सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ ट्री का हो रहा है। अब ये फिबो ऑफ 3 लेके ऊपर गया, फिर ये फिबो ऑफ 2 लेके ऊपर गया, फिर फिबो ऑफ 1 लेके ऊपर गया, और ये देखो स्टैक में देख रहे हो, कल हमने ये चीज देखी थी कि यहाँ पे भी स्टैक बनता जाता है हमारा लेफ्ट साइड ऑफ जो मेरा स्क्रीन है, इस तरफ जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस तरफ पूरा स्टैक बन गया है। सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट हुआ, फिर फिबो जो है 1 के लिए, फिर 1 के लिए मतलब पहली फिबो की कॉल आई है यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकेंड फिबो की कॉल, थर्ड, ऐसे करके ये पूरा स्टैक में अपने आप को अलाइन करता जा रहा है। अब जब हम इसको फिर से दबाएंगे, अब ये अब 1 आया है अंदर, 1 लेस देन 2 है, तो जब ये चीज, ये कंडीशन क्यों लिखी गई है कि फिबो ऑफ 0 का आंसर 0 ही है और फिबो ऑफ 1 का आंसर 1 ही है, तो मैंने इसलिए लिखा है कि अगर नंबर लेस देन 2 है, यानी अगर 1 है तो फिर 1 ही रिटर्न करना है, और अगर 0 है तो 0 ही रिटर्न करना है। तो मेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सबसे आसान आंसर मैंने अपने कंप्यूटर को पहले ही दे दिया है कि 0 का आंसर 0 ही है और फर्स्ट का आंसर फर्स्ट ही है, तो ये इसने ऑलरेडी मान लिया कि चलो एंड 1 आया था, रिटर्न मुझे 1 ही करना है। अब ये वापस रिटर्न करना शुरू करेगा। अब स्टैक में देखो, पहला जो सबसे ऊपर वाला स्टैक था वो कम हुआ, और यहाँ पे स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आ रही है। स्टैक का प्रिंसिपल होता है लास्ट जो हमारी कॉल अंदर आई थी वो सबसे पहले बाहर निकलेगी। इस वाली जगह में देखो, यहाँ पे जो स्टैक कॉल्स आ रही है, जो सबसे ऊपर आई थी ना वो ऑलरेडी बाहर निकल चुकी है। अब देखना, अब जो 5th वाली है वो बाहर निकलेगी। अभी फिबो ऑफ 0 कॉल हो गया है, जो हमने फिबो ऑफ 1 प्लस 0 होना ही था, फिबो ऑफ 0 कॉल हो गया, तो फिबो ऑफ 0 वाली कॉल फिर से आ गई है। यहाँ से समझ में आता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, क्योंकि अब फिर एक और फिबो ऑफ 0 फिर कॉल हुआ तो फिर से वो अंदर आया, उसका भी आंसर इसे मिल गया, ये रिटर्न हो जाएगा, और फिर ये 6th वाली है ये बाहर निकल जाएगी, फिर कम हो गया। अब ये कम होना शुरू होता जाएगा क्योंकि उसको आंसर मिलता जा रहा है। लेकिन अब फिर कॉल क्यों बढ़ी, क्योंकि अब जो है राइट साइड वाली ट्री एग्जीक्यूट होना शुरू हुई है। अब इसने ध्यान देना शुरू किया है कि लेफ्ट साइड तो मेरा हो गया सॉल्व, अब मुझे राइट में जाना है। अब फिर कॉल एक बार बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर एक बार बढ़ेगी, फिर कम होगी, ये चीज चलती रहेगी जब तक फाइनली पूरा फिबो का आंसर नहीं मिल जाता। देख रहे हो 4 अभी आया है, और अब 5th कॉल आ गई क्योंकि एक एक चीज से फिर से सॉल्व करनी पड़ी, वो चीज बाहर निकल गई, फिर वो फिर आई, क्योंकि अब यहाँ पे ये चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी कि पहले हर बारी पहले 1 और 0 तक ये पहुंच रहा है, उसका आंसर रिटर्न हो रहा है, उसके बाद हमारी वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई जब हो रही है तो वो वाली फिबो की कॉल बाहर निकल रही है। अल्टीमेटली मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ और कंसोल में मेरा आंसर आ गया 8। 8 क्या था, मेरी 6th फिबोनाची नंबर जो है वो है 8, इसीलिए इसने मुझे आंसर दिया है 8। वो ये बात तो पता है, ये कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। 6 फिबोनाची नंबर क्या होता है हमारा, अगर 0 + 1 ऐसे करके देखें तो अल्टीमेटली 6 फिबोनाची नंबर 8 आता है, वही उसने मुझे रिटर्न किया है। इतना ही था, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास पे कुछ और पढ़ेंगे। रिकर्जन के लिए इतना ही था, और रिकर्जन के बस बाइनरी सर्च करके आना